साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अब तक हम लोगों ने संधि प्रकरण में स्वर संधि को पढ़ा है और आज हम लोगों की बारी है व्यंजन संधि का अध्ययन करने की। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी बात पहुंच रही होगी, हमारी बात समझ में आ रही होगी और आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आइए हम तत्काल व्यंजन संधि की ओर चलते हैं और देखते हैं व्यंजन संधि के विषय में क्या है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि साथियों, जैसा कि हमने बताया है और आप जानते भी हैं कि स्वर संधि को हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि संधि प्रकरण की बात करें तो संधि प्रकरण का अध्ययन करते समय हमने आपको बताया था कि दो निर्दिष्ट वर्णों के बीच, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उनके मध्य जो विकार या परिवर्तन होता है उन्हीं को हम संधि कहते हैं। एक शब्द विकार, विकार का मतलब परिवर्तन। हमने बताया कि दो निर्दिष्ट वर्णों के बीच में जो विकार होता है उनको हम संधि के नाम से जानते हैं और यह विकार तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आदेश, दूसरा होता है आगम और तीसरा होता है लोप। आदेश, आगम और लोप। आदेश, आगम और लोप। आदेश, आगम, लोप, इन तीनों के विषय में हमने आपको बता दिया है पहले ही। आदेश का मतलब होता है वर्ण का परिवर्तित हो जाना। आगम, किसी नए वर्ण का आगमन हो जाना यानी आ जाना। यह आगम तीन प्रकार का होता है। यदि बीच में, दोनों पदों के बीच में च का आगमन होता है तो उसको चागम कहते हैं, श का आगमन होता है तो सागम कहते हैं और स का आगमन होता है तो उसको हम सागम कहते हैं। यानी आगम तीन प्रकार का होता है। इसके बाद जो अंतिम है लोप, लोप जिसमें न लोप व्यंजन संधि आता है, इसका अध्ययन हम लोगों ने अभी नहीं किया है, अभी आगे चल करके करेंगे। बात करें व्यंजन संधि की तो हम जानते हैं यह स्वर है, ये दोनों स्वर हैं और ये व्यंजन है। इसको हम स्वर के नाम से जानते हैं और इसको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। साथियों, एक बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह व्यंजन वास्तव में तभी होगा जब इनके नीचे हल चिन्ह लगेगा। जब इनके नीचे, इसके नीचे हल चिन्ह लगेगा तभी यह व्यंजन कहलाएगा। हल चिन्ह को लगने का मतलब होता है कि स्वर से रहित होना। हमने यह लिखा है इसमें स्वर सम्मिलित है, यदि इसमें से स्वर को निकाल दें, स्वर कौन सा सम्मिलित है? असम्मिलित है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क धन आ। ये अस्वर इसमें सम्मिलित है, जब इसमें से स्वर निकाल देंगे तो यह हल चिन्ह युक्त हो जाएगा और इसी हल चिन्ह युक्त वर्णों को हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के विषय में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। यह बात सही है, लेकिन यह सही नहीं है कि केवल व्यंजन संधि ही होता है, ऐसा नहीं है। केवल व्यंजन ही होता है ऐसा नहीं है। व्यंजन होता है लेकिन व्यंजन ही होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यंजन संधि की तीन स्थितियां पाई जाती हैं, यानी इसके तीन नियम पाए जाते हैं। देखिए, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या एक तरह से 33 है और दो अयोगवाह हैं। अयोगवाह, इनकी संख्या है 2। अयोगवाह 2, एक है अनुस्वार और दूसरा है अनुनासिक। इन तीनों के बीच, इन सब के बीच जो संधि प्रक्रिया होती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा है
व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये तीन, यानी संधियां तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का अध्ययन हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि। ठीक, अब देखिए, व्यंजन संधि को पढ़ाते समय हमने बताया था कि जब स्वर से स्वर का मेल होता है, स्वर, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि ये जो तीनों संधि प्रकार की संधियां हैं, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधियों को मिला करके कुल 6 स्थितियां बनती हैं। कुल 6 स्थितियां बनती हैं। जो पहली स्थिति है वह है स्वर धन स्वर। इसका मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का जो आदि वर्ण है, शुरुआत का वर्ण है, वह भी स्वर हो, तो दोनों को मिल करके स्वर की रचना होती है और इसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। यानी जहां पर स्वर से स्वर का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होता है। ये पहली स्थिति है और इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये पढ़ लिया है, यानी यह जो पहली स्थिति है उसको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद व्यंजन संधि का नंबर आता है। व्यंजन संधि की 3 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन बनती हैं? व्यंजन संधि की 3 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन? पहली स्थिति है व्यंजन धन व्यंजन। ये पहली स्थिति है, व्यंजन संधि की पहली स्थिति है व्यंजन धन व्यंजन। इसका मतलब है प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। ठीक ना? प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो? व्यंजन हो, तो यहां पर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। यही लिखा है। ठीक, जैसे हमने कहा वाक, वाक धन ईश्वर, नहीं एक मिनट, व्यंजन धन व्यंजन, वाक धन वैभव। ठीक, यहां पर देखिए, अब सूत्र को देखिए, नियम को देखिए, व्यंजन धन व्यंजन, प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी क्या हो? व्यंजन हो और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह भी क्या हो? व्यंजन हो। तो यहां पर देखिए, यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है, प्रथम पद के अंत में व्यंजन है क, और यहां पर भी द्वितीय पद के शुरुआत में भी व्यंजन है। और वह कौन सा व्यंजन है? इसको यदि हम अलग अलग करें तो यह होगा व धन ए धन भव। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है। एक बात को और पहले ही हमने बताया है कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वह व्यंजन तो होता है, लेकिन कोई कहे कि सिर्फ व्यंजन होता है, व्यंजन के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। अभी आगे चल करके उसको हम देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। जब इसको हम इससे जोड़ेंगे तो बनेगा वाग वैभव, वाग वैभव। ये इन दोनों का जब मेल होगा तो यह बनेगा। अब देखिए, एक चीज यहां पर आपको नया दिखाई दे रहा है, यहां पर प्रथम पद के अंत में क है और यहां पर देख लीजिए, यहां दिखाई दे रहा है ग है, देख रहे हैं ना? तो यह क से ग कैसे हुआ? क से ग कैसे हुआ, इसका नियम अभी हम बताएंगे थोड़ा सा आगे, पहले इसको देख लीजिए। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से सत धन
जन। यहां पर प्रथम पद के अंतिम में तो व्यंजन है और द्वितीय पद के शुरुआत में जब व्यंजन है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? सज्जन। ये इस प्रकार से प्रथम पद के अंत में भी व्यंजन और द्वितीय पद के शुरुआत में भी व्यंजन। और दिक धन मान तो क्या होगा? दिग्मान होगा। दिग्मान होगा। दिक में यदि हम भ्रम जोड़ें तो दिग्भ्रम होगा। ये शायद यह आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, यहां पर व्यंजन है, यहां पर व्यंजन है, यहां पर व्यंजन है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन, यहां पर भी व्यंजन है, ये दिखाई दे रहा है, ये व्यंजन है। तो जहां व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है वहां पर व्यंजन संधि होता है। यह व्यंजन संधि का प्रथम स्तर है। हमने बताया कि व्यंजन संधि की 3 स्थितियां पाई जाती है। स्वर संधि की 1 स्थिति पाई जाती है, व्यंजन संधि की 3 स्थितियां पाई जाती है और विसर्ग संधि की 2 स्थितियां पाई जाती है। तो यह पहली स्थिति रही। इसके बाद हम चलते हैं द्वितीय स्थिति की ओर। द्वितीय स्थिति है व्यंजन धन स्वर। व्यंजन धन स्वर, इसका मतलब है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय पद का आदि वर्ण क्या हो? स्वर हो। बात समझ में आ रही है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का आदि वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, स्वर हो। जैसे वाक, धन, ईश। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, तो यहां पर देखिए प्रथम पद के अंतिम में व्यंजन है। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या हो? स्वर हो। तो द्वितीय पद के शुरुआत में यहां पर स्वर है। जब इनका योग होगा तो क्या होगा? वागीश होगा। वागीश, वागीश। यह कैसे? देखिए यहां पर क है, प्रथम पद के अंत में क है और यहां पर ग आ गया। तो इसका नियम क्या है? इस नियम को अभी हमने बताया है कि आगे चलकर देखेंगे। थोड़ा सा संकेत मैं कर देना चाहता हूं। यदि प्रथम पद के अंत में यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसका विशेष नियम हमें पूर्ण रूप से समझाएंगे, पहले केवल इतना ही देख लीजिए। तो यह इस नियम के अनुसार जो क है अपने तीसरे वर्ण में, क के बाद आता है ख, ख के बाद आता है ग, यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है। यह कैसे परिवर्तित हो गया है इसका नियम अभी बताना बाकी है, उसको थोड़ा आगे चल करके अभी हम लोग देखेंगे। वागीश हो गया, वाक में ईश हमने जोड़ा। तो देखिए यहां पर अच, धन, आदि, यदि इनका संधि कार्य किया जाए तो यहां पर नियम देखिए क्या है? व्यंजन, व्यंजन का मतलब प्रथम पद के अंत में व्यंजन। तो यहां पर देखिए व्यंजन दिखाई दे रहा है। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, है ना? तो भी यहां पर व्यंजन संधि होता है। ठीक। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? अजादि, अजादि होगा। ये इस प्रकार से जो नियम यहां पर है वही नियम यहां पर है। ठीक ना? तो यह व्यंजन संधि की दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति व्यंजन धन स्वर। इसका मतलब क्या है कि प्रथम पद के अंतिम में कोई व्यंजन हो और द्वितीय पद के शुरुआत में स्वर हो तो भी वहां पर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। यह दूसरी स्थिति। इसके बाद हम तीसरी स्थिति की ओर चलते हैं। तीसरी स्थिति में क्या है? स्वर, धन, व्यंजन। इसका मतलब है, इसका मतलब यह है प्रथम पद के अंत में स्वर हो, धन द्वितीय
पद के आदि में क्या हो, व्यंजन हो, व्यंजन, ठीक ना। प्रथम पद के अंत में स्वर हो और द्वितीय पद के आदि में क्या हो, व्यंजन हो, तो भी वहां पर क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। ठीक, ठीक है। जैसे परिधन छेद, यह प्रथम पद, यह द्वितीय पद। इसको पढ़िए, प्रथम पद के अंत में स्वर हो, तो यहां प्रथम पद के अंत में स्वर है ये, और द्वितीय पद के अंत में क्या है, व्यंजन, तो यहां पर व्यंजन है ये। इस प्रकार का भी योग होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होता है। यह व्यंजन संधि की तीसरी स्थिति है। जब इसका योग करेंगे, मतलब संधि करेंगे, तो क्या होगा, परिच्छेद, परिच्छेद। यहां पर देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों पदों के बीच में च का आगमन हुआ है, इसलिए यह चागम का उदाहरण है। यहां च का आगमन हुआ है, इसलिए यह चागम का उदाहरण है, जिसको कि हमने पिछली कक्षा में ही बता दिया है। दूसरा उदाहरण यदि हम लेते हैं, परिधन नाम, परिधन नाम। अब देखिए, प्रथम पद के अंत में क्या है, छोटी ई, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, न व्यंजन है। इन दोनों का जब मेल होगा तो क्या होगा, परिणाम होगा। क्या होगा, परिणाम होगा। परि में नाम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिणाम होगा। इसी प्रकार से वि धन साध, वि ये प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है। यहां पर देखिए कौन सा है, छोटी है, यहां पर क्या है, स है। जब इन दोनों का योग होगा तो ये दोनों आपस में मिल करके षटकोण स का निर्माण करेंगे, ठीक ना। तो दोनों पदों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विषाद। ये इस प्रकार से, ये व्यंजन संधि की तीसरी स्थिति रही। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं ताकि आपको भूलने ना पाए। पहली स्थिति है व्यंजन धन व्यंजन, दूसरी स्थिति है व्यंजन धन स्वर, और तीसरी स्थिति है स्वर धन व्यंजन। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि की तीन स्थितियां पाई जाती हैं, और तीनों स्थितियों में व्यंजन संधि ही होता है, ठीक ना। अब जो व्यंजन संधि के विशेष नियम है, उस नियम की ओर आपको ले चलता हूं। नियम, नियम क्या है इसका, व्यंजन संधि के मुख्य रूप से तीन नियम होते हैं। पहला नियम, पहला जो नियम है, एक का तीन हो जाना। जो दूसरा नियम है, एक का पांच हो जाना। और जो तीसरा नियम है, तीन का एक हो जाना। ये व्यंजन संधि के तीन मुख्य रूप से नियम है। यह तीन नियम यदि आपको समझ में आ गया, ये तीनों नियम यदि आपको समझ में आ गए, तो व्यंजन संधि में कहीं भी आप लोग फंसने नहीं पाएंगे, भटकने नहीं पाएंगे। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहले नियम की ओर मैं आप लोगों को ले चलना चाहता हूं, ठीक ना। पहला नियम क्या है, पहला नियम है एक का तीन हो जाना। इसका क्या मतलब है, ये एक का तीन हो जाना, इसका मतलब है वर्ग का वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण
धन तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी अब देखिए यह जो शब्द है वर्ग, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। वर्ग का प्रथम वर्ण धन तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण हो, या तो कोई स्वर हो और या तो फिर अंतस्थ हो, या तो फिर ह हो। तो ये दोनों मिलकर के तृतीय वर्ण में ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो ये होता है वर्ग का प्रथम वर्ण, वह तृतीय वर्ण में बदल जाता है। वर्ग का प्रथम वर्ण धन, ये प्रथम पद हो गया। प्रथम पद में वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या होगा, या तो फिर तृतीय वर्ण होगा या चतुर्थ वर्ण होगा या कोई स्वर होगा या फिर अंतस्थ होगा या तो फिर ह होगा। तो यह जो प्रथम वर्ण है वर्ग का प्रथम वर्ण यानी पहले पद का अंतिम वर्ण, यह परिवर्तित हो जाता है किसमें, तृतीय वर्ण में। ठीक, अब देखिए यह वर्ग क्या है। आप जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं ऐसी हैं जिनके व्यंजनों के बीच में वर्ग पाया जाता है। कई वर्गों में वे विभाजित होते हैं। जैसे हमने बता दिया आपको, यह है पहला क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग में क्या है, क ख ग घ ङ। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में है च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट वर्ग में है ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन है, त थ द ध न। और प वर्ग में, प वर्ग में प फ ब भ और म। ये 5 वर्ग हो गए, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। यहां पर देखिए ये जो पहला दूसरा और तीसरा ये 3 वर्ग हैं, इसके जो सबसे अंतिम वर्ण है, ये तीनों वर्ण शुरुआत में कभी नहीं पाए जाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये या तो फिर अंत में होते हैं या तो फिर बीच में होते हैं। जैसे कि इसको, इस वर्ण को हम लें तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। यदि हम इसको लेते हैं तो हम लिख सकते हैं जन गण। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों, ये शुरुआत में कभी नहीं होते हैं। जब भी होते हैं तो या तो फिर बीच में होते हैं या तो फिर अंत में होते हैं। एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, ये जो ट वर्ग है इसमें 2 वर्ण ऐसे हैं और एक यह। इसके उच्चारण में कभी कभी उच्चारण में या कभी कभी लिखावट में हम लोग त्रुटियां कर बैठते हैं। इन त्रुटियों से आप लोग हमेशा बचते रहिएगा। जैसे यहां पर ये क्या लिखा है, ङ। ये ङ लिखा हुआ है और कभी कभी विद्यार्थी इसको ड़ के नाम से उच्चारित करते हैं। देखिए यह शब्द ड यहां पर लिखा हुआ है ड और एक वर्ण लिखा हुआ है ढ। यदि इसी के नीचे बिंदी लगा दिया जाए, इसी ड के नीचे बिंदी लगा दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे ड।
और ढ के नीचे यदि बिंदी लगा दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे ढ़, ढ़ ना, जैसे पढ़, चढ़, है ना। और यदि इसी ड के बगल में बिंदी लगा दिया जाए यहां, तो इसको पढ़ेंगे ङ, जो कि यह लिखा हुआ है। तो ये जो तीन है ये लगभग बराबर है, अंतर सिर्फ इतना है, हमको ध्यान देना है, तीन नहीं दो, ये और ये, हमको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जो बिंदी लगाना है हमको कहाँ लगाना है, बगल में लगाना है अथवा नीचे लगाना है। बगल में लगाएंगे तो ङ पढ़ेंगे और नीचे बिंदी लगाते हैं तो उसको ड़ पढ़ेंगे। वही स्थिति ये इसकी है, यह ढ है, ढ के नीचे जब हम बिंदी लगा देंगे तो यह ढ़ हो जाएगा, ढ नहीं ढ़ हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहां पर आते हैं नियम की ओर। पहले का तीसरा हो जाना यानी वर्ग का प्रथम वर्ण, कहने का मतलब कि जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद है, प्रथम पद, प्रथम पद के अंत में क्या होगा, यह होगा वर्ग का प्रथम वर्ण, चाहे किसी भी वर्ग का हो प्रथम वर्ण होगा। क वर्ग का, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनमें से कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण का मतलब ये क, च, ट, त, प, इनमें से कोई एक होगा। धन द्वितीय पद के शुरुआत में, धन द्वितीय पद के शुरुआत में या तो फिर तृतीय वर्ण होगा। तृतीय वर्ण का मतलब एक दो तीन, तीसरा यह है, या फिर ग होगा, ज होगा, ड होगा, द होगा, ब होगा, या तो फिर चतुर्थ वर्ण होगा, घ, झ, ढ, ध, भ, या तो फिर कोई स्वर होगा, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, कोई स्वर होगा, या तो फिर अंतस्थ होगा, या तो फिर ह होगा। यदि ऐसा है, इनमें से कोई एक है, तो यह जो प्रथम वर्ण है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो कि यह है, इनमें से कोई एक होगा, तो यह बदल जाएगा किस में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यही यहां पर लिखा हुआ है, एक का तीन हो जाना, यह एक है, यहां तीन है, तो यह परिवर्तित हो जाएगा किस में, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क है तो यह ग में बदल जाएगा, यदि च है तो ज में बदल जाएगा, और ट है तो ड में बदल जाएगा, त है तो द में, और प है तो ब में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हमको यह ध्यान देना है, सबसे पहले हमको इस बात को ध्यान में देना है कि क से बनने वाले शब्द आखिर कौन कौन से हैं। तो एक शब्द है दिक, एक शब्द है दृक, एक शब्द है ऋक, ये दिक हो गया, दृक हो गया, ऋक हो गया, और एक शब्द है वाक। चलिए इतने से काम चला लेते हैं। अब देखिए, यदि इनमें से कोई एक प्रथम पद में हो, क्या लिखा है, वर्ग का प्रथम वर्ण, यदि इसमें हम अंचल जोड़ दें, अंचल, किसमें अंचल जोड़ना है, दिक में अंचल जोड़ना है, या हमको अंत जोड़ना है, अंत जोड़ना है। चलिए अंचल को रहने दीजिए, अंत को जोड़िए, बता रहे हैं अभी। दिक में अंत को हमें हम जोड़े तो क्या होगा, नियम के अनुसार, नियम क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण कहां होना चाहिए, प्रथम पद के अंत में, तो यहां पर क व्यंजन है। दूसरे पद में क्या होगा, या तो फिर तृतीय वर्ण होगा, या चतुर्थ वर्ण होगा, या कोई स्वर होगा, तो यहां पर देखिए यहां पर स्वर है। यदि ऐसा है तो पहला वर्ण यानी यह तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे का मतलब ये इसमें बदल जाएगा, तब क्या होगा, इस प्रकार से देखिए,
दिक धन अंत। पहला वाला किस में बदल जाएगा? तीसरे वाले में। तीसरा वाला है क्या? ग है, ये अंत। अब देखिए इसको इससे मिला दीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? दी, ग में अ जोड़ेंगे तो क्या होगा? ग और आधा न त बनेगा क्या? दिगंत बनेगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से दूसरे को हम लें दृक, दृक धन अंचल, दृक धन अंचल। अब देखिए नियम वही है, वर्ग का प्रथम वर्ण कहाँ हो? प्रथम पद के अंत में, तो क है ना, तो यह किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तीसरे का मतलब कि ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या होगा? दृग धन अंचल। इसको इससे मिला दीजिए तो क्या होगा? दृगंचल। ये दृगंचल बन गया, है ना। ऋक है, ऋक में यदि हम वेद जोड़ें तो क्या बनेगा? क के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, तब बनेगा क्या? ऋग्वेद, ऋग्वेद। ये इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? ये अभी क वर्ग की बात चल रही है, प्रथम वर्ग की। यदि हम द्वितीय वर्ग की बात करें, द्वितीय वर्ग की, तो यहां पर देख लीजिए अच धन अंत। अच में अंत जोड़ें तो च किस में बदल जाएगा? नियम के अनुसार च तो प्रथम वर्ण है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, बदलेगा किस में? तृतीय वर्ण में। तृतीय वर्ण में यहां भी लिखा हुआ है तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तो तृतीय क्या है? ज है ना, तो क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। ये अजंत हो जाएगा, है ना। और तीसरे वर्ग की बात करें, हम तीसरे वर्ग की बात करें, षट धन आनन। यहां पर देखिए प्रथम पद में जो अंत में है ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण यानी ट है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? यहां पर भी कोई स्वर है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह ट बदल जाएगा किस में? ड में बदल जाएगा। और आनन, आनन को जोड़ दीजिए, ड को आ से जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? षडानन। ये इस प्रकार से षडानन होगा ना। और षड धन अक्षरी, यदि इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा? वही नियम यहां पर भी लगेगा। यह ट जो है परिवर्तित हो जाएगा कहां? 1 2 3 यानी ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या होगा? षड धन अक्षरी, यानी क्या होगा? षड अक्षरी होगा। ये इस प्रकार से, ठीक। षड में यदि हम रिपु जोड़ दें, रिपु, तो क्या होगा? ट तो बदल जाएगा किसमें? ड में, तो क्या होगा? षड रिपु, षड रिपु, रिपु होगा। प है, इसको समझ लीजिएगा, प है, मत समझिएगा, षड रिपु। अच्छा एक बात और ध्यान दे लीजिएगा कि यहां पर जब षड में अक्षरी हमने जोड़ा तो ड यहां पर पूरा पूरा आया ना, लेकिन यहां पर षड में रिपु हमने जोड़ा तो यहां पर हल चिन्ह लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर जो दूसरा पद है, दूसरे पद के शुरुआत में स्वर है, लेकिन यहां पर
दूसरे पद के शुरुआत में स्वर नहीं है बल्कि क्या है, व्यंजन है। यदि यहाँ पर व्यंजन है तो अवश्य ही यहाँ पर हल चिन्ह लगेगा, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है। ट बदल जाएगा ड में, हल चिन्ह जैसे के तैसा रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह हल चिन्ह समाप्त कब होता, जब इसके साथ कोई स्वर जोड़ा जाता तो वह समाप्त हो सकता था। ठीक इसी प्रकार से हम यदि चौथे वर्ग की बात करें तो तत् धन योग। तत् प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है त है, यहां पर लिखा हुआ है प्रथम वर्ण, तो यहां पर देख लीजिए त वर्ग का यह त प्रथम वर्ण ही है। इसके बाद क्या होगा, या तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, या कोई स्वर हो, अंतस्थ हो, ह हो। तो यहां पर देखिए यह है, यह क्या है, अंतस्थ ही है, अंतस्थ। तब क्या होगा, यह परिवर्तित हो जाएगा किसमें, त, और तो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी द में। तो क्या हो जाएगा, तद और योग, ये बन गया तद योग। इसी प्रकार से यदि हम सत को ले, सत और आचार को जोड़ें, आचार, तो यह नियम के अनुसार जो त है वह बदल जाएगा किसमें, द में, क्योंकि तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, त से द पर चला जाएगा। तो क्या होगा, सदाचार, ये सदाचार हो जाएगा, है ना। और चित्त धन आकार, चित्त में आकार जोड़ें, तो नियम के अनुसार प्रथम पद के अंत में त वर्ण है जो अपने वर्ग का पहला वर्ण है। नियम के अनुसार प्रथम पद के अंत में त व्यंजन है और अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन है। तो नियम के अनुसार, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, आ, जो कि एक स्वर है। तो नियम के अनुसार यह त किसमें बदलेगा, द में। तो क्या हो जाएगा, चिदाकार हो जाएगा, चिदाकार, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से चित्त में आत्मा जोड़े, चित्त में आत्मा जोड़े, तो क्या हो जाएगा, चिदात्मा हो जाएगा, ये चिदात्मा ना। जगत, जगत, जगत में आत्मा जोड़े, जगदात्मा हो जाएगा, जगदात्मा, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद के अंत में त है, तो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। जब इसके साथ कोई स्वर जुड़ेगा तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, जगदात्मा हो जाएगा ना। यदि सत में धर्म जोड़े, धर्म जोड़े, तो नियम के अनुसार प्रथम पद के अंत में त है और त अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, व्यंजन है। जब दोनों व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। तब क्या होगा, सद्धर्म, ये सद्धर्म हो जाएगा। सत के साथ यदि हम कर्म जोड़ेंगे तो सदकर्म हो जाएगा, ठीक ना, सदकर्म हो जाएगा। सत धन वेग, यदि इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, सद वेग, ये
इस प्रकार से वेद नहीं सदवेग हो जाएगा। ठीक, ये सदवेग। तो ये जो के व्यंजन संधि की 3 स्थितियां और एक नियम को आज हम लोगों ने पढ़ा, और आगे जो बाकी शेष नियम है उन सभी नियमों को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इतनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।